नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात में एक नज़र डालते हैं पश्चिमी एशिया में क्या चल रहा है। पश्चिमी एशिया में युद्ध और तेज होता जा रहा है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध चरम पर है। एक तरफ सीज़फायर की भी बात चल रही है, लेकिन साथ ही वार पलटवार का सिलसिला थम नहीं रहा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस युद्ध का ताज़ा हाल क्या है, इसका अपडेट और आज क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम आज की तस्वीरें जो इजरायल ने हमला किया है लेबनान पर। सबसे पहले इस ताज़े हमले की तस्वीर, इजरायल ने जो हमला किया है आज, उसमें गाज़ा पट्टी में ही 49 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। कई शहरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें लेबनान के उत्तर में बैत हानून और बैत लाहिया ऐसे 2 शहर हैं जो लगातार इजरायली टैंकों और सेना के निशाने पर हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ये दिख रहा है कि कई जगहों पर रिहायशी इलाकों को भी समतल कर दिया गया है। यूएन के मुताबिक मानवीय हालात गाज़ा पट्टी में बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग है उसमें अब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में बेरूत के उत्तर में 23 लोग मारे गए हैं। बैत हानून में बमबारी से कई घर तबाह हुए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी 7 नागरिक मारे गए हैं। पूरे लेबनान में हमले जारी हैं। उत्तरी क्षेत्र में हमले में 14 लोग मारे गए हैं। बैत हानून में रिहायशी हमले में बमबारी में घरों को तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को घरों से बाहर निकलने तक की मोहलत नहीं दी गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप लेबनान के 2 शहर की, जहां पर हमले हुए हैं रिहायशी इलाकों में भी। तो हमलों में तेजी है। इजरायली सेना अपने टैंकों को शहरों के और अंदर भेज रही है। तो ये लेबनान के उत्तरी इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर 2 शहरों में खास करके रिहायशी इलाकों में हमले किए गए हैं और बमबारी से कई जगह पर घर भी तबाह हुए हैं। तो ताज़ा हमले में गाज़ा पट्टी, गाज़ा के इलाके में ही 49 लोगों के मारे जाने की, 49 फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इनमें उत्तरी लेबनान में कई मौतें हुई हैं। कुल 38 लोग मारे गए हैं लेबनान में भी। तो आइए अब देखते हैं कि इजरायल के इस हमले में इस नई तेज़ी का कारण क्या है। क्यों इजरायल के हमले एक बार फिर से तेज हुए हैं, जबकि कुछ दिनों में ये लग रहा था कि कहीं कुछ इसमें कमी आई है। एक तरफ तो बातचीत भी चल रही है, लेकिन लगता नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि हमलों में एक बार फिर से तेज़ी देखी जा रही है। तो अब जो हमले हो रहे हैं, इससे पहले ईरान ने भी इजरायली हमलों का सख्त जवाब दिया था। हिजबुल्लाह ने सख्त जवाब दिया था। ठीक एक दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये ऐलान किया था कि हिजबुल्लाह पर जो पेजर हमले हुए उसको उन्होंने ही मंजूरी दी थी। तो इसका जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने दुश्मन देश यानी कि इजरायल पर अपना अब तक का सबसे भीषण हमला किया। हिजबुल्लाह ने इस बार इजरायल के उत्तरी शहरों को निशाना बनाया और ज़बरदस्त तबाही मचाई। हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें और रॉकेट दागकर कई वाहनों और इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। तो 11 नवंबर की तस्वीर दिखाते हैं आपको। 11 नवंबर को हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर ज़बरदस्त हमला किया, जिसमें 165 से ज़्यादा रॉकेट चलाए गए। इसमें घायल तो कम ही लोग हुए, लेकिन ये हाइफा पर हुए हमलों में अब तक का सबसे बड़ा हमला था और इसमें कई रॉकेट्स को रोकने में इजरायल का आयरन डोम भी नाकाम रहा। घायलों में बताया जा रहा है कि एक बच्चे सहित कुल 7 लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमले को इजरायल का एयर सिक्योरिटी सिस्टम और आयरन डोम नहीं रोक पाया। कुछ गाड़ियों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है और इस हमले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हालांकि इस हमले में इजरायल को नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कुछ लोग घायल हुए, मामूली चोटें आई हैं। और टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक पैरामेडिक्स ने पुष्टि की है कि जो घायल हैं उनको गैलिली मेडिकल सेंटर ले जाया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो ये ज़बरदस्त पलटवार किया, उसकी तस्वीरें सब तरफ काफ़ी छाई रहीं।
हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने बताया कि गैलिली पर लगभग 50 रॉकेट चलाए गए, जिनमें से कुछ को वायु रक्षा प्रणालियों ने रोका, यानी कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने रोका। लेकिन कई रॉकेट कारमिल क्षेत्र और आसपास के शहरों को निशाना बनाने में सफल रहे। हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उन्होंने कारमिल बस्ती में पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के लिए एक प्रशिक्षण बेस को निशाना बनाया था। इसके कुछ ही समय बाद आईडीएफ ने मल्किया के उत्तरी किबुत्ज के ऊपर लेबनान से लॉन्च किए गए एक ड्रोन को रोके जाने की भी घोषणा की। इससे पहले दिन में लेबनान से आया एक और ड्रोन पश्चिमी गलीली के लिमन शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। झाड़ियों में आग लगी। इजराइल का दावा है कि ज्यादातर रॉकेटों को रोक दिया गया है, लेकिन हाइफा पर हुए अब तक के हमलों में ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तो एक तरफ ये हमले जारी हैं, बातचीत भी चल रही है, लेकिन अब ये लग रहा है कि इन हमलों में और तेजी आई है। वार और पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। इधर अरब देशों का क्या रुख है, इसकी आपको जानकारी दे देते हैं कि जिस समय ये युद्ध और तेज हो रहा है, अरब और मुस्लिम देशों के नेता एक सम्मेलन के लिए सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। ये सम्मेलन गाजा और लेबनान में इजराइल के साथ चल रहे युद्ध पर केंद्रित है और इसमें अपने संबोधन में पहली बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रिंस सलमान ने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनिश्चित करना होगा कि फ़िलिस्तीन और लेबनान में हमारे भाइयों के खिलाफ इजरायली हमले बंद किए जाएं। ये भी कहा प्रिंस सलमान ने कि गाज़ा में इजरायली कैंपेन को उन्होंने जेनोसाइड करार दिया है। तो ये पहली बार है कि सऊदी अरब की तरफ से एक ऐसी सख्त प्रतिक्रिया आई है और देखा जा रहा है कि अरब देशों में और ईरान में एक भाईचारा नज़र आ रहा है। साथ ही खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है कि पेज़ेश्कियन ने मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया था और इस दौरान संयुक्त अरब इस्लामिक सम्मेलन पर चर्चा की है। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया एजेंसी वफा के मुताबिक फ़िलिस्तीनी और लेबनानी क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा, जिसमें क्रूर इजरायली आक्रमण भी शामिल है, उसने अरब और इस्लामी नेताओं को तत्काल बैठक करने के लिए मजबूर किया है। तो रियाद में हो रहा ये सम्मेलन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने एक नए राष्ट्रपति को चुना है और सबकी नज़र इस बात पर है कि ट्रंप का पश्चिमी एशिया के संकट पर क्या रुख होगा। ऐसे में ये सम्मेलन ट्रंप को एक संदेश देने की कोशिश भी है। तो इस पूरे क्षेत्र में ये नज़र आ रहा है कि युद्ध जो है वो और भी ज़्यादा भीषण हो गया है और इसके कम होने की, इसके धीमा पड़ने की इस वक्त कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं इजरायली मामलों के जानकार खिवराज जांगिड। खिवराज जांगिड, जो वार पलटवार इस वक्त देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा था बीच में कि इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना कि पेजर अटैक उन्होंने स्वीकृति दी, उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से एक ज़बरदस्त हमला देखा गया। हिजबुल्लाह की तरफ से जो ये हमला था इजराइल पर, वो अब तक का माना जा रहा है कि सबसे बड़ा हमला था। इसमें नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इसका एक अपने आप में इसकी अहमियत है कि ये इसमें दोनों पक्ष में से कहीं भी कोई भी झुकने वाला नहीं है अभी। नमस्कार नगमा जी, ये बात आपने दुरुस्त कही। कल और परसों, कल खासकर हाइफा जैसे शहर जो कि पोर्ट सिटी भी है, इसराइल का सबसे स्ट्रैटेजिक पोर्ट वहाँ पे है जो अडानी पावर्स के पास है। हाइफा जैसे शहर पे उनका इस तरह से हमला करना और लोगों को वाकई में दहशत में लाना एक बड़ी कामयाबी थी। और इसका सीधा ताल्लुक नेतन्याहू की, मतलब शेख बगारी से था, जब उन्होंने कहा कि हमने पेजर ब्लास्ट किए थे। इस तेजी में एक वजह ट्रंप की जनवरी वाली तारीख भी है। डोनाल्ड ट्रंप का मिडिल ईस्ट का पूरा प्लान क्या है ये तो हमें अभी नहीं पता, पर उन्होंने ये बात साफ करी है कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो होने वाली लड़ाइयों को रोकना चाहते हैं। और वो नेतन्याहू के बड़े खास हैं नहीं, मतलब माना ये जाता है कि अरे दोनों ही नेता एक ही तरह की सोच और ढांचे के आदमी हैं।
वो है जरूर, वो मनमर्जी के हैं, वो दोनों पावर की भाषा जानते हैं, वो दोनों बहुत ही ज्यादा मैकियावेलियन रियलिस्ट पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, पर दोनों में बनती नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की राय में नेतन्याहू अमेरिका का बेजा फायदा उठाते हैं, मतलब अमेरिका से मदद लेते हैं पर अमेरिका के हितों की परवाह नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप से उतनी बड़ी मदद नहीं मिलेगी जितनी मदद उनको डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में मिली थी। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू के लिए ये भी एक अल्टीमेटम है, जो कि ऑफिशियली 2 दिन पहले उनको दिया गया था कि जनवरी के पहले पहले आपको ये लड़ाई खत्म करनी है। जी। तो अभी जब इलेक्शंस होने वाले थे अमेरिका में, उसके पहले भी ये चर्चा हम लोगों ने की थी और ऐसे कई जानकारों का मानना था कि नेतन्याहू को ये वक्त मिल गया है कि जब तक अगली सरकार ना बने तब तक एक तरह से उनके पास एक फ्री रेन है। लेकिन अब वहाँ एक नई सरकार आई है बाइडेन प्रशासन में, और ट्रंप का जो सरकार बनने वाली है उसमें आप क्या एक पॉलिसी चेंज देख सकते हैं अमेरिका की तरफ से? क्या आपको लगता है कि सख्ती बढ़ सकती है इजराइल के खिलाफ? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। जो बाइडेन नेतन्याहू को बिल्कुल नापसंद करते हैं, मतलब उनकी राजनीति को और उनकी सोच को बिल्कुल नहीं मानते हैं, पर जो बाइडेन बहुत कमजोर साबित हुए, बहुत ही ज्यादा कमजोर साबित हुए। उनकी विरासत इस बात के लिए बड़ी मतलब बदनाम होगी, जिस तरह से उन्होंने नेतन्याहू को एक तरह से पूरा कंट्रोल लेने दिया। डोनाल्ड ट्रंप उस तरह के शख्स नहीं है, वो कभी भी इस्तेमाल होने वाले आदमी तो नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का एक सबसे बड़ा जो हित साधना चाहते हैं वो है कि हमारी जो मिलिट्री एड और जो हमारी फाइनेंशियल एड अलाइंस को जाती है वो अनअकाउंटेड ना हो, जिसको वो कहते हैं कि देयर शुडंट बी अ फ्री लंच फॉर एनीबडी। जी। इसराइल का फ्री लंच बहुत चला है जो हम्म। बाइडेन के साल में, कि आपको 4 बिलियन के करीब एड भी मिलती रही और आपको सैन्य सहायता भी मिलती रही। तो डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफ से सख्ती करेंगे। एक तो वो नहीं चाहेंगे कि लड़ाइयाँ जारी रहे, जो नेतन्याहू चाहेंगे कि वो करते रहें। और दूसरा ये रहेगा कि वो इसराइल को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने में कामयाब होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो साख है वो मेरे ख्याल से नेतन्याहू से निपटने में ज़्यादा कारगर साबित होगी बजाय कि जो बाइडेन की साख। हम्म। बस ये जी। व्यक्तिगत मामला है, दोनों जिस तरह की राजनीति करते हैं उस पे है। जी। जी। और इस बीच जो यहाँ पर स्थिति अभी है, एक तरफ बातचीत भी चल रही है दोनों इस युद्ध में सीज फायर की गुंजाइश तलाशने के लिए, लेकिन इस साथ साथ में हमलों में तेज़ी देखी गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए गए हाइफा पे, और लगा जैसे इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, उसमें नुकसान भले ही ज़्यादा ना हो, उसके जवाब में भी आप देखें तो इसराइल की तरफ से लगातार आज जो हमले हुए, लेबनान में रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को घरों से निकलने की मोहलत भी नहीं दी गई। तो ये इस समय युद्ध की स्थिति जो है उसको कैसे देख रहे हैं आप? इसमें और तेजी आ रही है। ये तेजी और धीमापन आता रहेगा इसमें। ये 2 दिन से तेज हुई है, ये फिर से 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हम देखेंगे कि एक तरह की मतलब छुट मतलब एक बहुत ही लो लेवल, लो फ्लेम फाइट जिसे कहते हैं वो पर बन क्या जाएगी। ये लग रहा है कि कोई एक पर हावी इस वक्त हो रहा है? पहले हुआ कि नहीं, हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा अटैक, इसराइल को परेशान कर दिया हिजबुल्लाह ने, लेकिन इसराइल ने फौरन पलटवार किया। तो क्या इस वक्त की स्थिति है? ये वो एक तरह से कहता है ना कि नूरा कुश्ती वाली बातें हैं, हम्म। वो मैं जीता या तुम जीते वाली बात है। अ, ये हम दोनों मतलब हम दोनों की नीयत समझ सकते हैं। हिजबुल्लाह की नीयत और नेतन्याहू की नीयत दोनों की युद्ध विराम की नहीं है। ये वैसा ही हाल है जैसा हमास और नेतन्याहू के बीच में है। हम्म। तो एक हद तक तो दिखावे की लड़ाई करनी पड़ेगी, वरना लड़ाई का मतलब जिक्र कैसे बना रहेगा और आप लोगों को और आवाम को कैसे बरगलाते रहेंगे कि नहीं नहीं अभी हमारा एग्जिस्टेंशियल, हमारी सिक्योरिटी नीड पूरी नहीं हुई है, अभी हमें और लड़ना पड़ेगा, अभी हमें और दुश्मन को हराना पड़ेगा। तो ये जो एक झांसेबाजी है, वो झांसेबाजी दोनों तरफ से अपने अपने लोगों के लिए कायम रहे। जी। असली जो लड़ाई में विराम होगा वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ही होगा, वो अमेरिका के दबाव में ही होगा। अरब देश बहुत सही कदम ले रहे हैं कि वो एक ट्रंप के जनवरी के महीने के पहले पहले अपना रुख कड़ा कर रहे हैं। जो आपने मिसाल दी हम्म। कि सऊदीया के सबसे बड़े नेता ने जब जिनोसाइड शब्द का प्रयोग किया, तो ये इसराइल के लिए सीधी चिंता और आलोचना की बात है।
क्योंकि ये आरोप अगर लगाता है सऊदी अरेबिया, तो इसके फिर संगीन परिणाम होंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया फिर इसको यूएन तक ले जाने में ईरान की मदद करेगा या साउथ अफ्रीका वाले केस की मदद करेगा। तो इस समय ईरान और अरब देशों के बीच में भी एक नई दोस्ती नज़र आ रही है खिवराज जी, क्योंकि नहीं, ईरान और सऊदी अरब की एक ऐतिहासिक दुश्मनी तो रही है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से एमबीएस ने एक समर्थन दिखाया है ईरान के प्रति और इजराइल के खिलाफ उन्होंने खुल के बात की, जो अब तक जैसे सऊदी अरब बचता रहा, बल्कि बहुत सारे अरब देशों ने भी बहुत खुलकर नहीं कुछ कहा, समय समय पर कुछ भाईचारा उन्होंने दिखाया है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें ये एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है शायद नए अमेरिकी प्रशासन को कि क्या रुख है अरब देशों का। मुझे कतई नहीं लगता कि ईरान और अरब देशों में कोई दोस्ती हो भी सकती है। ईरान की जो राजनीति है वेस्ट एशिया में, उससे अरब देशों को बहुत बड़ा नुकसान हो भी चुका है और होने भी वाला है। तो दोस्ती तो कतई नहीं होगी। जी। मुझे दरअसल लगता है कि सऊदी अरेबिया ने ट्रंप के आने के पहले एक दिखावे भर की अपनी सभा जुटा के अपनी मुस्लिम जगत और अरब देशों के अंदर या रीजनल लेवल पे एक पैलेस्टीनियन एडवोकेसी, पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी की खाना पूर्ति करी है। देखिए, हम्म। उसको डिप्लोमेटिकली समझिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स किया था तो सऊदी अरेबिया साथ थे। सऊदी अरेबिया पूरी तरह से इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू करने में कोई देर नहीं करना चाहते, बशर्ते इसराइल बातें मान ले। तो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा आने से ये बात ज्यादा कायम होती है कि सऊदी अरेबिया अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्यादा काम करेगा, ज्यादा लगन से काम करेगा। अगर हम सऊदी अरेबिया की राजनीति को समझें, तो वो जो बाइडेन और बराक ओबामा से सख्त नाराज थे, हम्म। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स ने ईरान को एक तरह से फैलने दिया या ईरान के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई नहीं करी। ट्रंप ने जो अग्रेसिव ईरानियन न्यूक्लियर इशू को हैंडल किया और उस डील से विड्रॉ किया, जो डील बराक ओबामा ने साइन करी थी, जी। जी। सबसे बड़ी खुशी तो सऊदी अरेबिया को हुई थी हम्म। कि हाँ, ईरान के साथ किसी तरह का मतलब कंसेशन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है हम ये जो सभा हो रही है उसको हम ज्यादा मतलब तवज्जो ना दें। वो हो हम्म। सकता है दिखावे भर की सभा हो, ठीक है। और जो असल कूटनीतिक खेल है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही अब्राहम अकॉर्ड्स वाली लाइन पे चलेगा। उसमें रोड़ा नेतन्याहू होंगे बजाय कि सऊदी अरेबिया। जी। जी। तो इस समय जो अरब देशों की एक तरह से एक जो इनका सम्मेलन है वो एक संदेश देने की कोशिश है, वो ये भी दिखा रहा है कि हम साथ खड़े हैं फ़िलिस्तीन के। पर आपने सही कहा कि जो फैसला दरअसल होना है वो इजराइल पर जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय बन सकता है, जिसमें अमेरिका का मुख्य रोल होगा, वहीं से आ सकता है। शुक्रिया आपका खिवराज जागीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त इस इलाके में लड़ाई जो है वो और तेज़ नज़र आ रही है, और ये लड़ाई जैसा खिवराज जागीर भी कह रहे थे कि समय समय पर कभी तेज़ और कभी धीमी होती रहेगी, जब तक कि अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से इस पर एक दबाव नहीं बनता है इजराइल के ऊपर इस जंग को रोकने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में, और ब्रेक के बाद कौन है काश पटेल, अमेरिकी जासूसों के टॉप बॉस। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो नई टीम चुन रहे हैं उनमें कौन कौन से टॉप लोग हैं। कई सीनियर ऑफिसरों को भी नियुक्त करेंगे। इनमें कश्यप काश पटेल का नाम खास चर्चा में है। कई रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप कश्यप पटेल को अमेरिका में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के हेड की जिम्मेदारी दे रहे हैं, और उनके नाम पर अब लगभग मुहर लग गई है। तो आइए जानते हैं कौन है कश्यप पटेल और कैसे बने ट्रंप के खास। कश्यप पटेल का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क से ही उन्होंने लॉ की डिग्री ली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पब्लिक डिफेंडर के तौर पर काम शुरू किया। US डिपार्टमेंट के डिफेंस प्रोफाइल के मुताबिक कश्यप पटेल ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी काम किया। कश्यप पटेल यानी काश पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो ट्रंप के प्रति बेहद वफादार हैं। 45वें राष्ट्रपति रहते हुए पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को FBI या CIA के डायरेक्टर के रूप में बनाने की बात कही थी। हाल ही में उन्होंने गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम से एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान सरकारी एजेंसियों की गहरी साजिशों का खुलासा किया था।
पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके बेहद वफादार सलाहकार काश पटेल की एक नई किताब उनके अगले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगी, ट्रंप ने किताब के बारे में कहा कि ये डीप स्टेट के शासन को खत्म करने का रोड मैप है। इस किताब का नाम है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। काश पटेल FBI पर आरोप लगा चुके हैं कि वो डेमोक्रेट को बढ़ावा देता है और रिपब्लिकन विशेष रूप से ट्रंप को कमजोर करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। 2016 में काश पटेल को खुफिया मामले से जुड़ी एक स्थायी समिति में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस विभाग के चीफ डेविड नून्स थे, जो ट्रंप के कट्टर सहयोगी थे। पटेल को 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप को लेकर बनी एक समिति में शामिल किया गया। इस पर काम करने के दौरान ही वो पहली बार ट्रंप की नजर में आए थे। उन्होंने FBI के गलत काम को उजागर किया। उस काम के कारण पटेल 2019 में ट्रंप प्रशासन में शामिल हो गए। तो आज की बात में इस वक्त ले रहे हैं एक ब्रेक।